students. I hope so. You all are fine. Okay. So let's come back to our study. Let's start study of our mathematics. Okay. We are learning chapter 3 now. And it's the pair of linear equations in two variables. तो इस चैप्टर में अभी तक कुछ वीडियोस मैंने आपको भेजे थे कि उस वीडियोस के आधार पर आपको कुछ कंसेप्ट इसमें समझ में आ गए होंगे कि जैसे कि चैप्टर का नाम ही है हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस आपने यहाँ पर देखे होंगे। और जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी ये भी बहुत सारे बच्चों ने मतलब अच्छे से सॉल्व की है और ग्राफ भी आपने अच्छे से निकाले हैं। तो किस तरह से ग्राफ निकालने होते हैं, एक्चुअली दैट टॉपिक यू ऑलरेडी लर्न इन अ ग्रेड 9 स्टैंडर्ड। 9 स्टैंडर्ड में आपने वो बात सीख ली थी कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं टू वेरिएबल्स के। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है कि पिछले साल हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन था जिसमें दो वेरिएबल्स थे, x एंड y वेरिएबल था और उसका ग्राफ कैसे निकालना था ये हमें पता था। लेकिन इस साल हमें क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेनी, मतलब दो इक्वेशंस होते हैं यहाँ पर इस साल हमारे। इसलिए तो हमारे चैप्टर का नाम ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके। और इसमें अगर हम चेकआउट करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा हमारा लीनियर इक्वेशंस का a1x b1y c1 = 0। ये होगा हमारा पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा हमारा यहाँ पर a2x b2y c2 = 0। तो ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर अभी हम सीखने वाले हैं जो हमारा टेबल है, जो टेबल 3.4 जो आपके पेज नंबर 46 पर दिया है वो आपको स्टडी करना है। यहाँ पर वो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि इस टेबल से हमें क्या क्या समझना है, क्या नॉलेज पाना है। ठीक है। तो जैसे कि अभी वो वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी हम दो इक्वेशंस लेते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है और इक्वेशंस लेते हैं तो उस इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो हमें उसके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। ग्राफ आपने 3.1 में ऑलरेडी ड्रॉ भी किए हैं। ठीक है। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इस ग्राफ्स की कम से कम तीन ही केसेस हो सकती है जो कि दिए आपके टेबल 3.4 में दिए। तो दो ग्राफ जब हो गए तो दो लाइंस हमें मिलेगी क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं। तो पेयर ले रहे हैं आप लीनियर इक्वेशंस की। तो यहाँ पर हमें दो लाइंस मिल रही है, दो स्ट्रेट लाइंस वाला ग्राफ मिलेगा। तो इन दो स्ट्रेट लाइंस का जो ग्राफ हमारे ग्राफ पेपर जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है उस क्वाड्रेंट में जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उस ग्राफ पर एक्चुअली तीन केसेस हैपन हो सकती है। वो तीन केसेस कौन से हैपन हो सकती है वही दी है आपके टेबल 3.4 में, जो कि आपका टेबल 3.4 दिया है पेज नंबर 46 पर। तो इसमें जो दिए गए केसेस वो हम क्या करने वाले यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो पेयर ऑफ लाइंस दी है जो a1 a2 b1/b2 और c1/c2 दिया है। ये हमारे कोएफिशिएंट है। ये क्या है हमारे कोएफिशिएंट है c1/c2 कांस्टेंट। ठीक है। उनके रेशियो हमें क्या करने हैं कंपेयर करने हैं। और जब हम उनके रेशियो कंपेयर करते हैं तो हमें जस्ट उनके रेशियो से ही समझ में आता है कि जो इक्वेशंस है उनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। तो ये वाली बातें हैं। तो जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस अगर किसी भी दो हम कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं अलग-अलग, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है और मैं इसका एक ग्राफ निकालता और इसका एक ग्राफ निकालता तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही केसेस पॉसिबल हो सकती है। एक तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन ड्रॉ करी। तो ग्राफ पेपर पर जब मैं दोनों लाइंस ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर तीन ही केसेस यहाँ पर हो सकती है। अब ये तीन केसेस कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट केस यहाँ पर हो सकती है कि आइदर वो लाइन क्या हो सकती है, तो वो दो लाइन एक दूसरे में क्या हो सकती है इंटरसेक्टिंग हो सकती है। कैसी हो सकती है इंटरसेक्टिंग हो सकती है। ये होती है हमारी केस फर्स्ट। या दूसरी केस क्या हो सकती है कि नहीं दोनों लाइंस के ग्राफ एक ही हो सकते हैं, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ही लाइन आ सकती है, मतलब दोनों लाइन के ग्राफ एक ही आ सकते हैं, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। नहीं तो दोनों लाइन क्या हो सकती है पैरेलल हो सकती है। दोनों लाइन कैसे हो सकती है पैरेलल हो सकती है। वही हमें इस टेबल से बताया है जो है हमारा टेबल 3.4।
तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बात है ये आपकी इंटरसेक्टिंग, जो आपके तो आप क्या करें, अभी सारे स्टूडेंट्स को अभी आपके हाथ में हमारे मैथ्स की टेबल को पकड़नी है और पेज नंबर जो 46 पर है, जो हमारा टेबल है 3.4, वो टेबल हमें निकालना है। तो टेबल को चलो स्टडी करते हैं। अगर जब हम देखते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसके साथ अगर मैं इस लीनियर इक्वेशंस को जिसमें टू वेरिएबल्स है उसको कंपेयर करता हूं तो मुझे a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहां पर a1, इसको अगर 1 मान ली इक्वेशन तो a1 की वैल्यू देखो यहां पर आ जाती है 1, यहां पर b1 की वैल्यू आ जाती है यहां पर -2 और c1 की वैल्यू देखो यहां पर आ जाती है 0। उसी के साथ a2 की वैल्यू आ जाती है यहां पर 3, b2 की वैल्यू आ जाती है यहां पर 4 और c2 की वैल्यू आ जाती है यहां पर -20। तो यहां पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम रेशियो लेते हैं, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये रेशियो जब मैं यहां पर लेता हूं तो क्या आता है देखते हैं। तो देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है या नहीं, मुझे चेक करना है। तो करते हैं यहां पर चेक। तो a1/a2 आएगा आपका 1/3, ओके, b1/b2 आएगा -2/4 और c1/c2 आएगा आपका 0/-20। और इन तीनों को अगर हम गौर से देखें तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि तीनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, 1/3 और 1/2 ये आया आएगा, यहां पर तो 0 आएगी, तो ये तीनों इक्वल नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन हमें सिर्फ फिलहाल इतना भी पता चला कि a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है अगर किसी दो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को ही हमने लेकर कंपेयर किया और हमें पता चल गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी किसी भी दो इक्वेशंस को हमने ले लिया, दो इक्वेशंस के हमने कोएफिशिएंट्स को ले लिया और कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हमें पता चल गया कि उनके जो कोएफिशिएंट्स है उनके जो कंपैरिजन का जो रेशियो है वो एक दूसरे से है, इक्वल नहीं है। तो ये लाइन ड्रॉ करे बिना ही, ये दो लाइंस ग्राफ पेपर पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालकर, पॉइंट्स निकालकर ड्रॉ करे बिना ही मैं यहां पर कह सकता हूं कि इस लाइन का ग्राफ कैसे आने वाला है, इंटरसेक्टिंग आने वाला है। कैसे आने वाला है, इंटरसेक्टिंग आने वाला है। मतलब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका हमेशा कैसे आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इसकी लाइन और इस ग्राफ की लाइन कहीं ना कहीं पर ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये केस फर्स्ट में बन जाती है कि अगर कोई भी हमने क्या लिए, कोएफिशिएंट्स ले लिए और उनको कंपैरिजन किया, वो एक दूसरे को क्या नहीं है, वो इक्वल नहीं है, उनके रेशियो एक दूसरे को इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन कैसे आएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब यूनिक मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x और y, वो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये होता है हमारा केस फर्स्ट। फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, तो आपको आपका टेबल फिर से ध्यान से चेक आउट करना है। तो देखो इसको अगर कंपेयर करें तो देखो a1 आ जाएगा यहाँ पर 2, b1 आ जाएगा यहाँ पर 3 और c1 आ जाएगा यहाँ पर 9। बता सकते हैं आप ऐसे ही, a2 आ जाएगा देखो 4, हाँ, b2 आ जाएगा यहाँ पर 6 और c2 आ जाएगा देखो यहाँ पर -18 और ये -9 आएगा, सॉरी c1 -9 आएगा। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये देखो ये आएगा 2/4, ये आएगा आपका 3/6 और ये आएगा आपका -9/-18। डिवाइड करें तो 1/2, 3 1 1 3 2 6 9 1 1 9 2। तो इनका रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इनका रेशियो कैसे आ रहा है, इक्वल। अगर मुझे सिर्फ दो इक्वेशन दिए गए और कहा गया कि इनका ग्राफ किस तरह से हो, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स ले लूंगा, उनको कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद अगर उनके रेशियो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर
इक्वल आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। इनका ग्राफ क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। और इन दोनों में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस ऐसे होंगे कि जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो आपका सेकंड दिखाया है, सेकंड केस में दिखाया है आपके टेबल में। तो यहाँ पर ये आधी लाइन कैसे आती है? कोइंसिडेंट, मतलब ये दोनों लाइन अलग ही नहीं, ये और ये लाइन कैसी है आपकी? एक ही है, क्योंकि इनके जो रेशियो है, इनके जो कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो है, इनका कंपैरिजन हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पर? इक्वल आ रहा है। तो इनका आएगा आपका कैसा? कोइंसिडेंट। कैसा आएगा आपका? कोइंसिडेंट आएगा। अभी चलते लास्ट केस होगी। अब क्या होगा? लास्ट वाले केस यहाँ पर स्टडी करते हैं। चलो x + 2y - 4 है और 2x + 4y - 12 कंपेयर करते हैं तो पता चलता है, देखो a1 आएगा यहाँ पर तो 1, b1 आएगा 2 और c1 आएगा यहाँ पर -4। उसी के साथ आएगा, देखो a2 आएगा 2, b2 आएगा 4 और c2 आएगा -12। ओके, अभी इसको जब हम ये चेकआउट करते हैं तो चलो चेकआउट करते हैं। तो a1/a2 कंपेयर करना है हमें रेशियो का, b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करते तो 1/2 is equal to 2/4 is equal to -4/-12। तो ये तो देखो 1/2, 2 1 जार 1, 2 2 जार 4, ओके 4 1 जार 1, 4 3 जार 12। लेकिन यहाँ पर अगर चेक करें तो 1/2 is equal to 1/2 आ रहा है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि a1/a2 is equal to b1/b2 आ रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। लेकिन ये c1/c2 से इक्वल है क्या? नहीं है। मतलब इसका अर्थ हमें यही लेना है कि अगर a1/a2 और b1/b2 आता है तो वो लाइन कैसे आएगी हमारी? वो लाइन आएगी पैरेलल लाइन। मतलब इस और इस लाइन में कोई भी कॉमन ऐसे सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन कॉमन कोई भी सॉल्यूशन नहीं। दैट टू इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, कि कोई कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो ऐसे है। तो ये होती है हमारी थर्ड एंड लास्ट केस। तो ये तीनों केस स्टडी होती है और बाय जस्ट हम क्या कर सकते हैं? कोएफिशिएंट को ही कंपेयर करके हम वो लाइन बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, लाइन कोइंसिडेंट है या नहीं है, लाइन पैरेलल है या नहीं है। ये हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कोएफिशिएंट को कंपेयर, कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं। तो यही हमें इस टेबल सीखना है। दैट सो दैट टेबल इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसन। तो ये जो पूरा मतलब ये जो पूरा लेसन है इसका मेन पार्ट तो ये टेबल ही। इस टेबल से हमें समझ में आता है कि इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 then lines are intersecting. Okay, if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 then that lines are coincident. वो दो लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट है। and if a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2 then that lines are parallel lines. Okay, तो I hope so ये टेबल आपको समझ में आया होगा and I also you understand that table very well. Study करो वो टेबल, because if you understand that table then you can easily solve our next exercise, that is our exercise 3.2. 3.2 हम इसके आधार पर ही सॉल्व करने वाले हैं, इस टेबल के आधार पर ही है। फिर भी अगर आपको क्वेरी है, डाउट है तो वीडियोस रेफर करो, मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो ये स्टडी करना है टेबल आपको अच्छे से। आई होप सो आपने लिखा होगा टेबल प्रॉपर्ली। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जो कि हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो स्टूडेंट चलो फिर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2। चलो 3.2 शुरू कर देते हैं हम सॉल्व करना एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 में से ये हमारा जो पहला सवाल है, that question I am reading here, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। हमें क्या करना है? यहाँ पर फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने इससे और इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली ढूंढने। अब ग्राफिकली का सीधा सीधा अर्थ है कि यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे और कोऑर्डिनेट ढूंढकर यहाँ पर इसके
ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने पर जो कुछ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखो कि फिर पहला सवाल जो है तो अच्छे से पढ़ दें कि पिछले साल जैसे हम सिर्फ एक इक्वेशन बनाते थे, तो यहाँ पर नहीं, इस तरह भी हमें इक्वेशन दो दो बनाने हैं। तो दो बनाने के सवाल को ध्यान से पढ़ना है ताकि हम x और y की वैल्यू को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर देखो दिया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर हमें कुछ बॉयज को कुछ तो मानना पड़ेगा, x या y, x मानो, p मानो, q मानो, a मानो, नहीं तो b मानो। आप ऐसे कर सकते हैं और इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि लेट गर्ल्स को a मानते हैं और बॉयज को b मानते हैं। ऐसे कर सकते हैं, तो आप x y में भी क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज b, नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लेते हैं, चलो b मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं, चलो a मान लेते हैं। a मान लिया मैंने गर्ल्स को और बॉयज को b मान लिया, b फॉर बॉयज करके, चलो बॉयज को b मान लिया, गर्ल्स को मान लिया a। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर a और b हमारे हो गए दो वेरिएबल्स। ये क्या हो गया, हमारे दो वेरिएबल्स हो गए। अब इनको लेकर हमें दो इक्वेशन बनानी। कितनी इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर बनानी, इक्वेशन की पेयर बनानी, इसलिए हम पर दो इक्वेशन बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखो पहले सेंटेंस से हमें एक इक्वेशन मिलता है। देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कितने कुल मिलाकर स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स है। अब 10 स्टूडेंट्स से इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स से मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर ही क्या होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स और कुल मिलाकर स्टूडेंट कितने बन रहे हैं हमारे, 10। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एज पर द कंडीशन फर्स्ट, मतलब एज पर द क्वेश्चन, और जो फर्स्ट कंडीशन है तो फर्स्ट केस से ही हमें समझ में आता है, फर्स्ट केस जो है ऊपर की। तो ये आपकी फर्स्ट केस है जो मैंने अंडरलाइन किया अभी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी फर्स्ट केस है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x टुक पार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट केस ही समझ में आता है कि यहाँ पर a मतलब बॉयज गर्ल्स प्लस बॉयज, ये मिल जाते हैं हमें। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे, 10। देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अभी हमें दूसरा भी क्वेश्चन करना है। तो दूसरी केस जो आपको दी होती है हमारे क्वेश्चन में, एग्जांपल दी है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो ये आप समझ में आती है हमें दूसरी केस, if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो ये इस सेंटेंस का देखो अभी हमें अर्थ समझ लेना है कि if the number of girls is 4 more than the number of boys, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि जो बॉयज है, जो बॉयज है उनसे 4 लड़कियां क्या है, ज्यादा है। उनसे क्या है, 4 लड़कियां क्या है यहाँ पर ज्यादा। if the number of girls is 4 more than the number of boys, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो क्या है, 4 more than the number of boys। बॉयज से लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 लड़कियां क्या है यहाँ पर ज्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ सीधा हुआ कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बॉयज प्लस 4। आया को समझ में, यहाँ पर मतलब गर्ल्स जितनी भी है तो जितने लड़के अगर उनमें 4 नंबर ऐड कर दो तो गर्ल्स के नंबर और बॉयज के नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इसका यहाँ पर सेकंड केस एज पर द क्वेश्चन, अगर सेकंड केस हम ले लेते हैं तो सेकंड केस में देखो इस तरह से होगा हमारे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू होगा हमारा नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। ये इस सेंटेंस का अर्थ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। लेकिन हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया हमने a, नंबर ऑफ बॉयज को मान लिया था हमने b, ओके, प्लस हो गया 4।
तो ये जो मिलता है हमें, ये यहाँ पर क्या मिलता है हमें, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है हमें, ए बी को क्या करना है, इस साइड को शिफ्ट कर देना है। देखो फिर ये होता है हमारा a माइनस b इज इक्वल टू 4। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन सेकंड। गॉट दिस इक्वेशन, किस तरह से मैंने इक्वेशन निकाला, आई होप सो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है इस कंडीशन में। अब क्या करना है, आपको इसके ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, चलो पहले लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये हो गया पहला वाला आपका। तो क्या करना है आपको, b को उस साइड को शिफ्ट कर देना है। तो फिर क्या होगा आपका a इज इक्वल टू 10 माइनस b, ये आपको मिल गया इक्वेशन। तो इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एंड यू नो इट वेरी वेल। 9th में आपका हो चुका था ये सारा। तो कम से कम हमें 3 तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते। तो देखो यहाँ पर b को मान लेना है, b को मान लिया आपने 1 नहीं मान लेते, चलो बड़े वाला नंबर मान लेते कुछ। तो चलो b को मान लिया आपने 5, b को 5 मान लिया। तो a की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 5 दैट इज द 5। एक पॉइंट मिल गया हमें, देखो 5 एंड 5। ओके, b को मान लो बाद में, कितना मानते हैं आप, चलो b को मान लो फिर बाद में 7, फिर कितना हो जाएगा 3 एंड 7। b को मान लो अभी, चलो कितना मान लेते हैं अभी, चलो 4, b को मान लिया 4, ये मिल गया आपको 6, 10 माइनस 4 6, ये मिल गया कोऑर्डिनेट आपको 6 एंड 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना होगा, फिर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होगा। उसी के साथ वो दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये तो गया हमारा फर्स्ट में। अब सेकंड इक्वेशन कौन सा है हमारा, सेकंड है हमारा a माइनस b इज इक्वल टू 4। उसको शिफ्ट कर दे तो मतलब a इज इक्वल टू 4 प्लस b हो जाएगा। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं फिर। तो आई होप सो इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से ग्राफ निकाल सकते हो। कम से कम 3 तो निकाले हमें। तो चलो यहाँ b को कितना मान लिया, चलो b को मान लिया यहाँ पर 2, तो a हो गया आपका 6। तो यहाँ मिल गया 6 एंड 2। b को मान लिया यहाँ पर, कौन सा मान लेते हैं, चलो b को मानते हैं यहाँ पर -2, तो ये हो गया आपका 2, ये 2 एंड -2। और यहाँ पर चलो b को मानते हैं यहाँ पर 0, तो ये आ गया आपका 4, तीसरा आ गया पॉइंट 4 एंड 0। तो ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं आपके, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो आप डेफिनेटली इजीली, ये सेकंड वाला इक्वेशन है हमारा, इजीली आप क्या कर सकते हो, ग्राफ इसके ड्रॉ कर सकते हो। और ग्राफिकली जहां पे अभी इसकी लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग आएगी, देखो कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नहीं होगा, क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 मतलब a1 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो देखो इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी लाइन इंटरसेक्टिंग, ये देखो a1 अपॉन a2 होता है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि इधर -1 आ रहा है, इधर पर क्या है +1, इसलिए 1 अपॉन -1 तो इक्वल नहीं आएगा। मतलब इसकी लाइन जो आएगी आपको इंटरसेक्टिंग आएगी, इसमें एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आई होप सो ये एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे। और डेफिनेटली जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, दैट सेकंड एग्जांपल भी आपको कि 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो ये भी जो सेकंड इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन बनाना डेफिनेटली सिंपल है। पेंसिल को x मानो, पेन को y मानो, तो 5x + 7y = 50 है, तो आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। तो दूसरा है 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, तो 7x + 5y = 46, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। और अभी इसके आधार पर आपको क्या करना है, उसका भी
ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ्स के लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना आना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना डेफिनेटली हमने 9th ग्रेड में अच्छे से सीखा था एंड आई होप सो दैट एग्जांपल यू कैन सॉल्व। तो ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल ये डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में आज ही सॉल्व करना है और इसके आगे एग्जांपल हम मंडे को सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।